वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बैंक रॉबर की धमाकेदार कहानी जिसने पूरे अमेरिका की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, लोग बैंकों में पैसे डालने से डरने लगे थे। तो चलिए देखते हैं आज की मूवी जिसका नाम है वेलकम टू द पंच। और हमें आशा है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखेंगे। मूवी की शुरुआत में एक बड़े बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को दिखाते हैं जो फर्श पर पड़ा हुआ है और उस बैंक से कुछ आदमी कई बैग्स भर के पैसे लूट कर लेकर जा रहे होते हैं। तब वहाँ पर आता है अपना हीरो पुलिस ऑफिसर मैक्स। वो अपने सीनियर नाथन को कॉल करके कहता है कि वो लुटेरा जैकब फिर से अपना खेल शुरू कर चुका है। वो 5th स्ट्रीट के बैंक को लूट कर भाग रहा है और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। कहकर वो जैकब के गैंग के पीछे लग जाता है। जैकब के गैंग में 4 लोग हैं जो शानदार बाइकर सूट में वहाँ से माल लेकर बड़ी तेजी से निकलते हैं। मैक्स उन्हें बहुत करीब से चेस करता है कि अचानक वो एक गली में घुस जाते हैं। मैक्स आगे जाकर तुरंत यू टर्न करके वापस आता है तो वो गायब हो जाते हैं, पर असल में वो एक गली के अंदर बाइक ऑफ करके चुपचाप खड़े होते हैं। दोस्तों, मैक्स को पता ही नहीं चलता कि वो इस गली में है एंड ये लोग भी जान चुके थे कि पुलिस ऑफिसर मैक्स उन्हें चेस कर रहा है। मैक्स बाइक की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उस दिशा में जाकर उनको पकड़े, लेकिन ये गैंग भी कुछ कम नहीं होता यार। वो बाइक को स्टार्ट ही नहीं करते बल्कि उसे साइकिल की तरह चलाकर लेकर जाते हैं और नीचे की सड़क पर जाकर वहाँ बाइक स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आवाज आती है तो आवाज को सुनकर मैक्स ठीक उस जगह पहुंच जाता है और तब वो एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। मैक्स भी बिल्डिंग के अंदर जाता है, लेकिन तब नाथन कॉल करके कहता है कि वो 4 लोग हैं और उनके पास पावरफुल गन्स भी हैं। तुम्हारी टूटी सी गन से उनका कुछ नहीं होने वाला, तुम उनका पीछा करना छोड़ दो और बैकअप फोर्स का इंतजार करो। लेकिन हीरो ऐसे थोड़ी हम इसको कह रहे हैं, वो नहीं मानता दोस्तों, और बेसमेंट से एक रॉड उठा लेता है। 3 बाइकर्स को वो जाने देता है और चौथे के लिए वो दीवार के पीछे वेट करता है। जैसे ही चौथा बाइकर निकलने वाला होता है ना, वो रॉड से उस पर हमला कर देता है। हाँ, दोनों के बीच बड़ी अच्छी लड़ाई भी होती है और तब वो बाइकर मैक्स के घुटने पर शूट करके चला जाता है। और यही है इस रॉबरी गैंग का लीडर जैकब। 3 साल बाद दिखाते हैं कि जैकब अपने घर में पुशअप्स कर रहा होता है। दूसरी ओर अमेरिकन एयरपोर्ट में एक फ्लाइट के अंदर एक लड़का बैठा होता है। वो टेंशन में होता है और उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर होता है जिसमें लिखा हुआ है ओटिस ब्लेक नाम के एक जवान लड़के को किसी ने शूट कर दिया था और वो मर गया। दोस्तों, ये लड़का अपना जैकेट खोलता है तो पता चलता है कि इसके पेट में भी गोली लगी है और खून निकल रहा है। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होने लग जाती है तो वो भागकर फ्लाइट का डोर खोलता है और बाहर कूद पड़ता है। फिर वो अपने पिता को कॉल करता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जैकब है। दोस्तों, वो कहता है सॉरी पापा, लगता है मैं मरने वाला हूँ। कहकर दोस्तों वो गिर पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। यहाँ से सीधे अगली सुबह मैक्स को दिखाते हैं। 3 साल पहले उसके घुटने में जो बुलेट लगा था, उस घाव की वजह से उसका शारीरिक ही नहीं मानसिक स्थिति भी खराब हो गई थी। रोज सुबह उठकर उसे अपने घुटनों में जमा हुआ लिक्विड को एक इंजेक्शन के जरिए निकालना पड़ता है, वरना वो चल फिर नहीं सकेगा। तब उसकी पुलिस पार्टनर शेरी आती है। दोनों ने कल हुए एक शूटआउट के सिलसिले में वार्ने नाम के एक आदमी को पकड़ा था। शूटआउट एक कंटेनर यार्ड में हुआ था जिसके सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि इसकी तरह दिखने वाला एक आदमी उस शूटआउट में इन्वॉल्व था और दोस्तों इसीलिए शक के बल पर वार्ने को इन दोनों ने पकड़ लिया। पर वो कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसके बारे में गार्ड बात कर रहा है, मैं तो एक्स मिलिट्री मैन हूँ। असल में दोस्तों, जैकब का बेटा न्यूज़पेपर में जिस ओटिस ब्लैक के कत्ल के बारे में पढ़ रहा था वो इसी शूटआउट में मारा गया था। लेकिन पूछताछ में वार्ने कहता है कि कल तो मैं अपनी नानी के साथ घर पर बैठकर पिक्चर देख रहा था सर। तभी दोस्तों मैक्स को नाथन और उसका चीफ बुलाते हैं और बताते हैं कि वार्ने को छोड़ दो, वो कातिल नहीं है। असल में कंटेनर यार्ड में सिक्योरिटी गार्ड ने खुद कबूल कर लिया था कि असली कातिल को पहचानने में उसने गलती कर दी और हमने तो वार्ने की नानी से भी पूछताछ कर ली है। वार्ने सच में उनके साथ पिक्चर देख रहा था उस समय। दोस्तों, यहाँ मैक्स गुस्से में चीफ पर चिल्ला देता है, लेकिन चीफ कहता है तुम अपने दायरे में रहो समझे, और वही करो जो मैं कहता हूँ। मैक्स वार्ने को रिलीज कर देता है। यहाँ से सीधे दिखाते हैं जैकब को जो दूसरे देश में रहता है। घर पर फर्श के नीचे उसने गन्स, डॉलर्स, गोल्ड कॉइन्स और भी कई कीमती चीजें रखी होती हैं। वो वेपन्स लेकर अपने बेटे को बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर मैक्स को उसका असिस्टेंट कॉल करता है जिसका नाम है जुका। वो बताता है कि शूटआउट में 2 लड़कों को गोली लगी थी, एक तो स्पॉट पर मारा गया और दूसरा बचकर भाग गया, लेकिन एयरपोर्ट गार्ड्स ने उसको पकड़कर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था और वो उसी जैकब का बेटा है जिसे तुम 3 साल से ढूंढ रहे हो। दोस्तों, यहाँ ये सुनने के बाद मैक्स को फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बस इस बार तो मैं जैकब को पकड़ के रहूंगा। अब नाथन एक मीटिंग बुलाकर सबको बताता है कि जैकब का बेटा रुआन घायल हालत में हॉस्पिटल में है, अब वो हमारे कब्जे में है। उसे और ओटिस नाम के लड़के को एक ही गन से गोली लगी है और दोनों को एक ही आदमी ने शूट किया है। और तो और रुआन ने अपने बाप जैकब को कॉल भी किया जिसके जरिए हमें पता चला है कि जैकब फिलहाल आइसलैंड में है। हमने आइसलैंड पुलिस को खबर कर दी है और जैकब किसी भी वक्त पकड़ा जाएगा। लेकिन अब मैक्स कहता है कि जैकब को पकड़ना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले उसके घर को घेर कर फिर उस पर हमला करना होगा। यूं ही घर में घुसेंगे तो सब मारे जाएंगे। इस पर नाथन चिढ़कर कहता है कि बातें तो बहुत बढ़िया करते हो, लेकिन 3 साल से तुमने उसको पकड़ा है क्या? नहीं ना। और दोस्तों, इस तरह सबके सामने वो मैक्स की इंसल्ट कर देता है। मैक्स गुस्से में बाहर आ जाता है। उसी रात आइसलैंड पुलिस फोर्स जैकब के घर में घुसती है, लेकिन जैकब
गैस सिलेंडर खोलकर इन्हीं की तरह यूनिफॉर्म पहनकर इनके बीच आ जाता है, सबको मारने लग जाता है। वो कुछ पुलिस वाले दरवाजा खोलते हैं तो एक लाइटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और पूरा घर ब्लास्ट। सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। जैकब वहां से आराम से निकल जाता है। वो इतना शातिर है कि स्वाट टीम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती दोस्तों। वो तुरंत फ्लाइट पकड़कर अमेरिका पहुंच जाता है। पुलिस चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जिसे मैक्स और शेरी अटेंड करते हैं। तभी वहां पर जिना नाम की एक औरत आती है जो मेयर इलेक्शन में नए कैंडिडेट की कैंपेन मैनेजर है। वो चीफ से पूछती है कि हॉस्पिटल में जो लड़का एडमिट किया गया है क्या वो जैकब का बेटा है। चीफ चौंक जाता है कि ये बात पुलिस के अलावा किसी और को नहीं बताती तो फिर इसको कैसे पता चली। पर जिना कहती है ये केस इस इलेक्शन में बहुत काम आएगा अगर इसका इन्वेस्टिगेशन ठीक दिशा में हुआ तो। ये कहकर वो चली जाती है। तभी मैक्स और शेरी चीफ से कहते हैं कि रुआन को प्राइवेट हॉस्पिटल में रखने की बजाय अगर सरकारी हॉस्पिटल में रखेंगे तो जैकब बड़ी आसानी से उससे मिलने के लिए जरूर आएगा और तब हम उसको पकड़ सकते हैं। आइडिया तो अच्छा है। ये कहकर चीफ मैक्स और शेरी को ये केस सौंपता है, लेकिन वॉर्न भी करता है कि तुम्हें हॉस्पिटल के अलावा और कहीं नहीं जाना है, याद रखना। यहाँ जैकब को दिखाते हैं जो अमेरिका में अपने एक जिगरी दोस्त से मिलता है जिसका नाम है एडवर्ड। कई साल पहले जैकब और एडवर्ड ने मिलकर कई खतरनाक कांड किए थे। न्यूयॉर्क में ही कई बड़े बड़े बैंकों को इन दोनों ने मिलकर लूटा था और कई मिलियंस कमाए थे। फिलहाल एडवर्ड रॉबरी से तो रिटायर हो गया, लेकिन कई खतरनाक गैंग्स के साथ आज भी उसका उठना बैठना लगता है। एडवर्ड जैकब को बताता है कि यहाँ तुम्हारा बेटा ओटिस नाम के एक लड़के के साथ मिलकर नशीले पदार्थ बेच रहा था और तभी वो किसी गैंग के शूटआउट में फंसा और उसे गोली लगी। अब पुलिस तुम्हारे क्राइम्स के लिए उसे टॉर्चर करेगी, देख लेना। दोस्तों अब जैकब को कैसे भी अपने बेटे को बचाना होगा। यहाँ हॉस्पिटल में रुआन के कमरे के ठीक बाहर मैक्स, शेरी और जूका बैठे होते हैं। तब जैकब कोई आईडी पहनकर अपने बेटे के कमरे के पास से गुजरता है तो एक आदमी पूछता है कि रूम नंबर 212 कहाँ पर है। जैकब उसे अपने बेटे का कमरा दिखाकर झूठ बोलता है कि यही है रूम नंबर 212 एंड वो आदमी बेचारा अंदर जाता है तो मैक्स उस आदमी को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो, इस कमरे में क्यों आए। वो बेचारा रोने लग जाता है कि किसी ने मुझे गलत कमरा दिखा दिया, मैं तो अपनी वाइफ को देखने आया था। तब जाकर मैक्स उसे छोड़ देता है और पूछता है कि तुम्हें ये कमरा किसने दिखाया, ये बताओ। वो कहता है कि ब्लैक जैकेट और कैप पहनकर एक आदमी खड़ा था, उसने आईडी भी पहन रखी थी। मैक्स दोस्तों समझ जाता है कि वो जरूर जैकब होगा। वो अपनी गन लेकर बड़ी तेजी से भागता है और ब्लैक जैकेट और कैप वाले एक आदमी को पकड़कर नीचे धकेल देता है। वो जैकब नहीं होता, कोई और है। यहाँ जैकब एडवर्ड की कार में चढ़ जाता है और उसे बताता है कि मेरे बेटे को बचाना अब मुश्किल है। वो पुलिस ऑफिसर मैक्स तो कमरे के ठीक आगे बैठा हुआ है। एडवर्ड कहता है कि याद है तुम्हें 3 साल पहले मैक्स को खत्म करने का एक मौका मिला था, लेकिन तुमने उसको गवा दिया। तब जैकब बताता है कि मेरे बेटे ने जब आखिरी बार मुझे कॉल किया था तो कहा था कि वो ग्रेग ओमार नाम के एक होटल में रह रहा है, शायद वहीं से मुझे कुछ और पता चल सकता है। कहकर दोस्तों जैकब वहाँ पर जाता है। उसी वक्त जैकब का बेटा रुआन मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद मर जाता है। अब यहाँ मैक्स चीफ से कहता है कि फिलहाल जैकब को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका बेटा मर गया, वरना वो अपने बेटे को मिलने नहीं आएगा। और अभी तो उसको ये पता है कि उसका बेटा जिंदा है, इसलिए वो उसको बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा, तब हम उसको पकड़ लेंगे, पर उसे पता नहीं चलना चाहिए। चीफ भी मान जाता है कि इस बात को गोपनीय ही रखेंगे। यहाँ जैकब और एडवर्ड इस होटल में रुआन के कमरे में जाते हैं। वहाँ पर रुआन का ड्रेस, उसका चेन वगैरह पड़े होते हैं। दीवार पर वेंटिलेटर के पीछे एक छेद होता है जिसके अंदर पैसा भरा होता है। पैसों पर खून के दाग नजर आते हैं। तब जैकब एडवर्ड से कहता है कि एक काम करो, तुम अपने आदमियों के जरिए खबर फैला दो कि रुआन ग्रेग उमर होटल के इस कमरे में रहता था। खबर जानकर जो यहाँ पर आएगा उसी ने मेरे बेटे को मारा होगा और मैं फिर उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मैक्स शेरी को हॉस्पिटल में छोड़कर खुद जैकब की तलाश में निकलता है। दूसरी ओर एडवर्ड एक टैटू स्टूडियो में जाकर एक आदमी से कहता है तुम अपने आदमियों के जरिए ये खबर फैला दो कि जैकब का बेटा रुआन ग्रेग उमर होटल में है। वहाँ जैकब एक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर लेकर रुआन के होटल रूम के बाथरूम में छिप जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैक्स ने शेरी को हॉस्पिटल में रहने को कहा था, लेकिन शेरी को वार्ने पर शक था और वो वार्ने का पीछा करने लगती है। वार्ने अपनी नानी को गुड बाय कहकर कहीं निकल जाता है, पर वो नहीं जानता कि शेरी उसको फॉलो कर रही है। दूसरी ओर जुका मैक्स को कॉल करके बताता है कि मुझे मेरे खबरियों ने बताया कि रुआन ग्रेग उमर होटल में है, शायद जैकब भी वहीं पर गया होगा। अब ये सुनकर दोस्तों मैक्स तुरंत उस होटल में पहुंचता है और जैसे रुआन के कमरे का दरवाजा खोलता है तो अंदर बैठा जैकब अटैक के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। वो देखता है कि 2 पुलिस ऑफिसर्स कमरे में कुछ ढूंढ रहे हैं। जैकब तुरंत शूट करने लग जाता है। तब वो दोनों आदमी लगातार शूट करने लगते हैं और बाथरूम की दीवार छलनी हो जाती है। इसी बीच मैक्स वहाँ पर आ जाता है, लेकिन तब तक जैकब ने एक पुलिस वाले को मार डाला था और वहाँ से भागने भी लगता है। मैक्स जैकब के पीछे इमरजेंसी एग्जिट से ऊपर चढ़ने लग जाता है कि अचानक रेलिंग्स में उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरता है। उसके घुटनों पर चोट लगती है तो वो उठ नहीं पाता। इसी बीच दोस्तों जैकब को मौका मिल जाता है निकलने का। यहाँ शेरी वार्ने को फॉलो करते हुए एक कंटेनर यार्ड में पहुंचती है। वहाँ वार्ने एक आदमी को पेपर में कुछ लिख कर देता है और कुछ पैसे भी देता है। अब वार्ने के जाने के बाद शेरी उस आदमी से बात करने के बहाने ये देख लेती है कि उस पेपर में वार्ने ने क्या लिखा है। वो उस नंबर को अपने हाथ पर लिख लेती है। असल में वो एक कंटेनर नंबर था। ये अमेरिका का तीसरा बड़ा कंटेनर यार्ड है।
लेकिन शैरी आखिर उस कंटेनर का पता लगा ही लेती है और ताला तोड़कर अंदर जाती है। लेकिन इसी बीच वार्ने वहाँ पर आ जाता है और शैली का गला दबाकर वहीं उसको मार डालता है। अब अगली सुबह की बात है, एडवर्ड जैकब से मिलने आता है। वो बताता है कि होटल रूम में जो लोग आए थे उनका शूटिंग स्टाइल देखकर लगता है कि वो एकदम ट्रेंड आदमी है, जरूर वो उन पैसों को लेने यहाँ पर आए होंगे। उसी शाम को मैक्स पुलिस स्टेशन की ओर जा रहा होता है। बाहर मेयर इलेक्शन का नया कैंडिडेट भाषण दे रहा होता है कि इस शहर में पुलिस ऑफिसर्स की हत्या हो रही है, ऐसे क्राइम्स को रोकना है तो मुझे इलेक्ट करो। मैक्स उसकी कैंपेन मैनेजर जीना से कहता है, उस पुलिस ऑफिसर को मरे हुए 2 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन तुम लोग भी बस अपने कैंपेन के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहकर मैक्स सीधे अपने पुलिस चीफ से मिलता है और कहता है, रुआन का केस तो मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ ना, फिर दूसरा ऑफिसर रुआन के होटल रूम में मरा हुआ क्यों पड़ा था। चीफ की समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। वो कहता है कि शायद वो भी किसी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में गया होगा वहाँ। वो तो ठीक है सर, लेकिन वहाँ 2 ऑफिसर्स गए थे जो कि 2 अलग अलग डिविजन्स को बिलोंग करते थे। ये सुनकर चीफ चौंक कर पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तब मैक्स उसको एक चश्मा देकर कहता है कि ये आपके चेले मतलब मेरे सीनियर नाथन का चश्मा है, क्या आप इस बारे में जानते थे। चीफ कहता है, नहीं, मैं पहले से इन प्रेस वालों को जवाब देते थक गया हूँ और ऐसे में तुम कोई नई मुसीबत खड़ी मत करना मेरे लिए। मैक्स कहता है कि जैकब भी उसी कमरे में था। चीफ कहता है कि ठीक है, ये केस तुम पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लो, तुम बस जैकब को कैसे भी करके पकड़ लो और मुझे अपडेट्स देते रहना, नाथन को मैं खुद देख लूंगा। दोस्तों, अब मैक्स पूरे जोश में वहाँ से निकलता है और जुका से कहता है कि तुम ये पता लगाओ कि वार्नी, जैकब और किंकेड नाम की गन कंपनी का क्या कनेक्शन है। वैसे 2 दिन से मैंने शैरी को नहीं देखा, कहाँ है वो, लेकिन जुका कहती है उसने तो मुझे फोन भी नहीं किया। दूसरी ओर नाथन को दिखाते हैं जिसे जैकब का कॉल आता है। जैकब कहता है कि मेरे क्राइम्स के लिए तुमने मेरे बेटे को शूट किया, पर रुआन अच्छा लड़का है, प्लीज उसे कुछ मत करना। इस पर नाथन कहता है कि तुम्हारे बेटे को मैंने शूट नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसे किसने शूट किया। आज रात शुगरॉक्स नाम के पब में मुझे मिलो, वहीं आके बात करेंगे। दूसरी ओर एडवर्ड शुगरॉक्स पब में कोई रिपेयरमैन बनकर जाता है और एक मशीन के नीचे गन बांध कर आ जाता है। यहाँ मैक्स रुआन के होटल रूम में जाकर इमेजिन करता है कि जैकब ने किस तरह शूट किया होगा, लेकिन उसका घुटना दुखने लग जाता है और वो वहीं पर बैठकर सो जाता है। इतने में चीफ आता है और उसे जगाता है कि मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा और तुम यहाँ पर खराटे भर रहे हो। खैर, तुमने नाथन के बारे में जो कहा था उसी सिलसिले में मैंने उसका फोन टैप किया। उसमें पता चला कि आज रात वो एक आदमी से शुगरॉक्स पब में मिलने वाला है। अगर वो आदमी जैकब है तो उसे इस बार छोड़ना मत। उस रात मैक्स उस पब के लिए निकल जाता है। जैकब भी वहाँ पहुँचता है तो पब का सिक्योरिटी गार्ड जैकब को पूरी तरह चेक करता है कि कहीं इसके पास कोई वेपन तो नहीं, फिर वो उसको अंदर भेज देता है। इस वक्त पब में कस्टमर्स नहीं होते दोस्तों। अंदर नाथन और वार्नी ऑटोमेटिक SMGs लेकर जैकब को भून डालने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। इसी बीच मैक्स पब के पीछे की विंडो तोड़कर अंदर घुस जाता है। जैकब सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये मुझे खत्म करने के लिए कोई ट्रैप तो नहीं है। वो बड़े ध्यान से आगे बढ़ता है, लेकिन सीधे मैक्स के सामने आकर रुकता है। मैक्स तो गुस्से में उसे खत्म करने के लिए गन तान देता है। तभी जैकब हाथ ऊपर कर लेता है जैसे कि सरेंडर होने जा रहा है, लेकिन फिर झट से कूदकर एक पिलर के पीछे छिप जाता है। इसी बीच नाथन और वार्नी वहाँ पर आते हैं और वो मैक्स पर शूट करने लगते हैं। दोस्तों, मैक्स देखता है कि जैकब नीचे जा चुका है और बचकर भाग रहा है। मैक्स भी उसके पीछे भागता है। नाथन मैक्स को चेस करता है और वार्ने जैकब को। इसी बीच बाहर एडवर्ड गाड़ी को मेन डोर से बांधकर उसको उखाड़ देता है। यहाँ पर जैकब निहत्था वार्ने की गोलियों से किसी तरह खुद को बचा रहा होता है और तभी वो मशीन के नीचे गन देख लेता है जिसे एडवर्ड ने वहाँ पर पहले से छिपा के रखा हुआ था। वो तुरंत उसे उठाकर नाथन को शूट कर देता है। एडवर्ड ने दरवाजा तोड़ तो दिया था, तो अब जैकब बड़ी आसानी से बाहर निकल सकता है। लेकिन इसी बीच मैक्स और वार्ने के बीच शूट आउट यहाँ पर चल रहा होता है। वार्ने तो मैक्स को ओवर पावर कर देता है, लेकिन तभी एकदम अनएक्सपेक्टेडली जैकब वार्ने को शूट करके मैक्स को बचाकर वहाँ से लेकर आता है। जैकब मैक्स का जानी दुश्मन है, लेकिन जान बचाने के लिए मैक्स उसकी मदद ही लेता है। बाहर एडवर्ड गाड़ी के साथ बिल्कुल तैयार होता है। मैक्स और जैकब गाड़ी में बैठ जाते हैं और तीनों वहाँ से बच निकलते हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर मैक्स जैकब को पीटने लगता है। गुस्से में जैकब मैक्स के घुटने पे पंच करता है, जिस वजह से मैक्स गिर जाता है। तुम्हारी जान बचाई मैंने, समझे? अब चुपचाप मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ वरना गोली मार दूंगा। इस तरह धमकाने पे मैक्स भी उसको लेकर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वार्ड में ले जाने के बजाय मैक्स उसे मुर्दा घर में लेकर जाता है। जैकब को दुख के मारे मैक्स पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके माथे पे गन रख देता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि मैक्स ने रुआन को शूट नहीं किया, तो वो उसे शूट नहीं करता और दोनों बाहर आ जाते हैं। तब जुका आ जाता है जो जैकब को देखते ही अपने आदमी से कहता है कि तुम बैकअप फोर्स बुला लो, आज तो जैकब को खत्म करना ही पड़ेगा। पर जैकब मैक्स से कहता है कि इसे तुम चुप कराओ वरना मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। जुका जैकब को शूट करने वाला होता है कि मैक्स उसे मार कर बेहोश कर देता है। तब एक स्ट्रेचर पर वो एक लाश का हाथ देखता है जिस पर एक टैटू बना होता है। वो जानता है कि ये टैटू शैरी के हाथ में था। वो चादर हटाता है तो शैरी की लाश देखकर वो एकदम सुन्न हो जाता है। फिर मैक्स और जैकब वहाँ से निकल जाते हैं और एक नदी किनारे जाकर बैठ जाते हैं। जैकब पूछता है कि मेरे बेटे को आखिर किसने शूट किया? उस दिन होटल में मैंने जिस आदमी को मारा था उसने या फिर नाथन ने?
जिसे आज मैंने शूट कर दिया, या फिर शेरी ने? वो एकदम कंफ्यूज होकर पूछता है कि आखिर रुआन को किसने मारा? पर मैक्स कहता है, उस दिन बिल्डिंग के बेसमेंट में तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, ये बताओ। अगर मार डाला होता तो आज ना तुम्हारा बेटा मरता और ना मुझे इस तरह आधे अपाहिज की जिंदगी गुजारनी पड़ती। तुम्हारे बेटे रुआन को एक्स मिलिट्री सोल्जर वार्नर ने शूट किया था, वही आदमी जो आज पब में मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। उसने और मेरे सीनियर ऑफिसर नाथन ने मिलकर ये सब कुछ किया। मुझे तो शक है कि इसमें पुलिस चीफ भी इन्वॉल्व है। इतना ही नहीं, शेरी के हाथ में पंच लिखा था और एक नंबर भी लिखा हुआ था। असल में पंच एक बड़े कंटेनर यार्ड का नाम है, मतलब जरूर उस कंटेनर यार्ड में कोई राज छुपा हुआ है जिसका शेरी को पता लग गया था और इसी वजह से वार्ने ने उसको मार डाला। अब मैक्स और जैकब दोनों मिलकर वार्ने के घर जाकर उसका इंतजार करते हैं। वार्ने घर आता है तो अंदर उसकी नानी के अलावा किसी और की आवाज आती है। वो देखता है कि अंदर उसकी नानी के साथ मैक्स और जैकब बैठे हुए हैं। नानी के सर पे गन तानी होती है और ये लोग बड़े प्यार से कहते हैं कि आजा यार, कितने दिन हो गए तुझसे मिलकर। नानी कहती है, बेटा वार्नी, तुम्हारे दोस्त तो बड़े अच्छे आदमी हैं, मुझसे कितने प्यार से बात करते हैं पता है। नानी की जान को खतरे में देखकर वार्नी चुपचाप गन अंदर रखकर सोफे पे बैठ जाता है। जैकब तो उससे पूछने आया है कि उसने रुआन को क्यों मारा, लेकिन दोस्तों वार्ने कोई मामूली एक्स मिलिट्री सोल्जर नहीं है, वो स्पेशल फोर्सेस में रह चुका है। इन्हें बातों में उलझाकर वो कोर्ट के अंदर से गन का ट्रिगर दबाता है और ठीक एडवर्ड को शूट कर देता है जिसने नानी पर गन तान रखी थी। मैक्स और जैकब तुरंत अपने गन्स निकालकर उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं और यहाँ एक छोटा शूट आउट होता है। वार्नी को लग जाती है गोली। इसी बीच एडवर्ड अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, पर मैक्स और जैकब इस मामले में किसी को छोड़ना नहीं चाहते। वो वार्नी के जरिए पुलिस चीफ को कॉल करवाते हैं। वो चीफ से कहता है कि आज रात 12 बजे तुम मुझे पंच कंटेनर यार्ड में मिलो, एक जरूरी बात करनी है। चीफ कहता है कि रात को बहुत रिस्क होता है, मैं नहीं आ सकता। पर वार्नी कहता है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं प्रेस को बता दूंगा कि इस मामले में तुम भी इन्वॉल्व हो। तब जाकर चीफ मान जाता है। फिर वो सीधे जीना से मिलता है और उसको बताता है कि वार्नी ने मुझे कंटेनर यार्ड में क्यों बुलाया, कुछ कारण है क्या इसका, मतलब तुम्हें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? वो ना में जवाब देकर चली जाती है। अब चीफ के पास वहाँ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चीफ के पहुंचने से पहले मैक्स और जैकब वहाँ पहुंच जाते हैं। शेरी के हाथ में जो कंटेनर नंबर लिखा हुआ था वो उसे खोलते हैं तो अंदर बॉक्सेस में फॉरन से आए हुए शॉर्ट गन्स, मशीन गन्स भरे पड़े होते हैं। अब मैक्स को सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक 12 बजे पुलिस चीफ अपनी कार में यार्ड के अंदर आता है। मैक्स और जैकब मिलकर एक बड़ी गाड़ी से उसकी कार को ठोक देते हैं और इस तरह उसको पकड़ते हैं। मैक्स उसे खूब पीटता है। इतने में जैकब एक कंटेनर पर चढ़कर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर खुलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में इस शहर में मेयर इलेक्शन चल रहा है। प्रेजेंट में जो मेयर है उसे बदनाम करने के लिए और उसकी जगह पर एक नए मेयर को इलेक्शन जितवाने के लिए जिना काम कर रही है। उसने प्लान किया था कि वो वार्ने की मदद से किंग कैट नाम की एक गन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ढेर सारे फॉरेन गन खरीद कर यहाँ इलीगली लेकर आएगी और कुछ लोगों को बेचने के बहाने शूट आउट करवाएगी। फिर वो मीडिया में न्यूज फैलाएंगे कि शहर में क्राइम हद से ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इस मेयर को हटाकर नए मेयर को सिलेक्ट करो। इस सरकार को उलटना ही दोस्तों उसका प्लान है। उसके इस प्लान में उसका साथ दिया नाथन, पुलिस चीफ और उस पुलिस ऑफिसर ने जिसे होटल रूम में जैकब ने मार डाला। चीफ जानता था कि अगर मैक्स उस पब में गया तो जरूर मारा जाएगा, इसलिए उसने जानबूझकर मैक्स को वहां भेजा। ये जानकर मैक्स गुस्से में चीफ को खत्म करना चाहता है, लेकिन चीफ हंसकर कहता है, तुम्हें वार्ने को पहले खत्म कर देना चाहिए था। उसे यहाँ लाकर तुमने बड़ी बेवकूफी कर दी है। वो एक स्पेशल फोर्स ट्रेन है। अचानक अंधेरे से लगभग 10 आदमी बाहर निकलकर मैक्स को शूट करने लगते हैं। असल में वार्ने ने चुपचाप अपनी टीम को खबर कर दी थी और वो यहाँ पर आ गए थे। अभी कंटेनर पर खड़ा जैकब उस पर शूट करने लग जाता है। आधे घंटे के शूट आउट के बाद वार्ने और उसके सारे आदमी मारे जाते हैं। चीफ 2 कंटेनर्स के बीच फंसा होता है और कहता है कि एक पुलिस चीफ को शूट करोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन जैकब उसकी एक नहीं सुनता। उसे तो बस अपने मरे हुए बेटे का चेहरा दिख रहा था जिसका जिम्मेदार ये चीफ था। वो एक ही सेकंड में चीफ को शूट करके मार डालता है। अब मैक्स जैकब पर गन तान देता है और उसे शूट करना भी चाहता है, लेकिन वो रियलाइज करता है जैकब से बड़े विलन्स तो पुलिस चीफ और नए मेयर हैं। ये सोचकर वो जैकब को जाने देता है। तब पुलिस गाड़ियों का सायरन सुनकर जैकब वहां से बच निकलता है। मैक्स पुलिस के सामने हैंड्स अप करके खड़ा हो जाता है कि मैंने चीफ को मारा, और इसी सीन के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो इसमें क्रिमिनल बुरा था या पुलिस, ये सवाल जरूर उठेगा। रियलिटी में आपको क्या लगता है, क्या हर बड़े क्राइम के पीछे इस तरह का कोई पॉलिटिकल रीजन होता है? ऐसे इंसिडेंट्स आपके जहन में हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, मजा आ जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।